जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 की जो कि बहुत डिमांडिंग वीडियो था। तो क्लास 7 के एसएसटी के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग की जो कि है, ठीक है, जो आप लोग को जो कि है एग्जाम में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये 17 तारीख से आप लोग का जो कि एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, 17 तारीख को आप लोग का हिंदी का होगा, ठीक है, और साइंस का होगा। इस प्रकार से जो कि है और भी विषय के होंगे। ठीक है, 18 को होगा, फिर 19 को होगा, यानी कि 3 दिन जो कि लगातार आप लोग की परीक्षा होगी। और उसमें जो कि एसएसटी के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 15 सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें से आप लोग को जो कि 4 या 5 प्रश्न बेसिकली तौर पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का रॉलेट एक्ट क्या है था, माफ कीजिए, रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जिसके तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह बिना किसी मुकदमे के, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून का उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को, ठीक है, दबाना था और साथ ही दबाना था, लेकिन भारतीयों ने इसे दमनकारी और अन्यायपूर्ण माना। ठीक है, और इसका घोर विरोध किया। किन्होंने? तो भारतीयों ने। ये हो जाएगा आप लोग का पहला नंबर का क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट के बारे में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न संख्या 2 है। इसमें अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था, किस तौर पे किया था। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है कि ब्रिटिश सरकार ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, किसने किया? तो ब्रिटिश सरकार ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया है था। ठीक है, जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, लेकिन इसका असल उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति थी। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति थी। ये सबसे बड़ी जो कि नीति थी ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, नीति को अपनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने का जो कि है निर्णय था। किसका? तो ब्रिटिश सरकार, ठीक है, अंग्रेजों का। ये हो जाएगा आप लोग का बहुत ही जो कि है डेंजर मास्टर माइंड लगा के जो कि लूटा भारत को। ठीक है, किन्होंने? अंग्रेजों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग का है मानव एक संसाधन है, कैसे। तो मानव एक संसाधन तो है, लेकिन कैसे उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो, मानव एक संसाधन इसलिए है क्योंकि उसकी शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य से उत्पादन और विकास में योगदान होता है। यदि लोगों को सही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मिले तो वे राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो मानव एक संसाधन है, तो क्यों है? इसलिए है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। बाकी आप लोग संसाधन का भी जो कि डेफिनेशन याद करना कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो मानव की जो कि है मानव की सभी जो कि है आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, और जिसे प्रौद्योगिक करने के लिए जो कि है चारों तरफ हमारी अधिकतम वस्तु संसाधन है। ठीक है, हमारे चारों तरफ अधिकतम वस्तु संसाधन है जो हमारे आवश्यकता को पूर्ति करती हैं। इस प्रकार आप लोग बना सकते हो और लिख सकते हो। 4 नंबर का प्रश्न आप लोग का है मानवीय कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, मानवीय कारक जो है वो किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो देखिए उत्तर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि मानवीय कारक जैसे रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता आदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं स्थानों पर बसना पसंद करते हैं जहाँ ये सुविधाएं अच्छी हैं। ठीक है, जहाँ रोजगार होगा, ठीक है, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, सामाजिक होगा, ठीक है, जनसंख्या अधिक होगी, वो सब जगह में लोग बसना जो कि चाहेंगे। जैसे आप लोग पता है गांव में जो कि है शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, शहर के मुताबिक। ठीक है, और जो कि है वहाँ जो कि है स्वास्थ्य भी उतना अच्छा जो कि देखभाल नहीं होता। यहाँ पे जो कि है कह सकते हो कि शहर में जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं, मगर तो गाँव में नहीं। परिवहन के भी रास्ते जो कि है पक्के रास्ते, कच्ची जो कि सड़कें होती हैं गाँव में, जबकि शहर में जो कि है 1 नंबर सड़कें होती हैं, 4 लाइन सड़कें होती हैं। तो इस प्रकार जो कि है लोग शहरीकरण अब अधिक कह रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है आप लोग का प्रश्न जो कि है शहरीकरण के बारे में पूछे, तो आप लोग को लिखना है कि शहरी, देखिए प्रश्न पूछ सकता है कि शहरीकरण किसे कहते हैं। तो लोगों को जो कि है गाँवों से आकर शहरों में बसने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से पूछ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पिछले वर्ष जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो चुन कर लाया हूँ, ये सब प्रश्न पूछेंगे अधिक जो कि है संभावना हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया कौन कौन सी। देखिए जनसंख्या परिवर्तन, जहाँ से जनसंख्या एक स्थान से दूसरी जगह परिवर्तन करती है, उसके प्रमुख कारण पूछा। ठीक है, देखिए जनसंख्या परिवर्तन
की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला आप लोग का हो जाएगा जन्म दर, ठीक है, जन्म दर यानी कि बर्थ डेट, माफ कीजिए रेट। मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर पर भी जो कि है परिवार निर्भर करता है कि कितना प्रति हजार जो कि है जन्म प्रति हजार जो कि है बच्चों का जन्म में कितने की मृत्यु दर हुई, कितने की जो कि जन्म दर हुई। तो इस प्रकार से जो कि है प्रभावित करती है। और अंतिम होगा प्रवासन, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। इन तीनों का जो कि कॉम्बिनेशन ही आप लोग का परिवर्तन जनसंख्या में कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वे भारत के जो कि है शिक्षा के जो कि है एक बहुत ही ज़बरदस्त, कह सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त विचारधारक माने जाते हैं, क्योंकि भारत में जो शिक्षा अभी चल रही है, ठीक है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हाथ है। और जो महिलाओं की, माफ़ी महिला मतलब जो लड़की शिक्षा है, ठीक है, पहले के ज़माने में तो लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन जो लड़की की शिक्षा के लिए ज्योतिबा राव फुले ने लड़ा, बहुत मेहनत किया, ठीक है, तब जाके जो किया उनको जो किया लड़कियों को शिक्षा मिली है। लेकिन लड़कियां अभी ज्योतिबा फुले को ही नहीं पहचानती, जबकि ज्योतिबा फुले ने ही जो कि उनको इस स्थान पर लाया है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग बस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो किया दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया, तो उसका उत्तर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग दे सकते हो, ठीक है। वो एक समाज सुधारक थे, सिंपल बात है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को समाज सुधार का महत्वपूर्ण, ठीक है, माध्यम माना, ठीक है। उन्होंने वेदों के अध्ययन और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। देखिए फिर से मैं बताया, अभी स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया था। उसी का फल है कि आज आप लोग जो किया लड़की शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जोड़ दिया ताकि समाज में, ठीक है, अज्ञानता और कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। इसलिए जो किया दयानंद सरस्वती ने जो किया शिक्षा को एक महत्वपूर्ण जो किया योगदान दिया और भूमिका निभाई। 7 नंबर का प्रश्न आप लोग का है 18-19, ठीक है, 18-19वीं सदी में भारतीय समाज की मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान भारतीय समाज की मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी? तो देखिए 18 और 19वीं सदी में भारतीय समाज की मुख्य चुनौतियाँ जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। यह आप लोग को लिखना, ठीक है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, जब भी चुनौतियाँ, कारण, क्या कारण हो सकती है ऐसे पूछेगा, तो पहले आपको क्वेश्चन को सेम टू सेम छापना। देखिए जो क्वेश्चन है तो सेम टू सेम आपको छापना है। 18 और 19वीं सदी में भारतीय समाज की मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या थी? तो आपको लिखना है 18वीं सदी में भारतीय समाज की मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है, ठीक है। और उसको लिखने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार कर देना है। और इसके बाद आप लोग को पॉइंट नंबर 1 जो चुनौती है, पॉइंट नंबर 2 ऐसे में जो क्या है, क्या तो जो चेक करता है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट चेक करेगा, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करता है, वो जो कि आसानी से क्वेश्चन को देख सकता है। हाँ भाई साफ साफ लिखा है और पॉइंट देखे लिखा है। जितना अधिक पॉइंट दोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में ऐसे होता है। बाकी आप लोग आगे भी जाओगे, अभी आप लोग 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, उसका 10 में जाओगे, 3 साल आप लोग के पास है। तो इस समय आप लोग देखना कि मेनली जो कि है पॉइंट आधारित प्रश्न होते हैं, बेसिकली SST, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में SST, साइंस और हिंदी में, ठीक है। इसमें पॉइंट देकर आप लोग जितना भी लिख सकते हो, ठीक है, जितना लिख सकते हो पॉइंट देके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला नंबर का जो कि है पॉइंट है, सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसे सामाजिक कुरीतियाँ थी, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 है, महिलाओं की अशिक्षा और उनके अधिकारों की कमी भी थी। नेक्स्ट देखिए औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक पिछड़ापन भी था भारत में, इन सभी थी 18 और 19वीं सदी के समाज में। आधुनिक शिक्षा का अभाव और अंधविश्वास की अधिकता से, देखिए ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो कि है काफ़ी बेहतर थी। अभी की शिक्षा से आधुनिक शिक्षा काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन अब उसको अंधविश्वास कह दिया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो सब जो कि अंग्रेजों की चाल थी, वरना ऐसा तो कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का है 8 नंबर का, कि उद्योग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जो उद्योग है इससे आप क्या समझते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, उद्योग वह आर्थिक गतिविधि है। उद्योग जो है कि आर्थिक गतिविधि है, सिंपल और सरल भाषा में समझिए। उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। यह उत्पादन, व्यापार और सेवाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, लोह उद्योग, ठीक है, इस्पात उद्योग आदि। आधारभूत उद्योग, बहुत तरह के उद्योग आते हैं, देख सकते हो, ठीक है। फूल उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मतलब आप लोग जितना अधिक हो सकते हो मतलब कि उदाहरण दे सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप लोग को जो कि मार्क्स है वो कम भी लिखो लेकिन मार्क्स अधिक मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उदाहरण सहित बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कि है उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर का, कुटिल, ठीक है, कुटिल उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देखिए
हमेशा प्रश्न में एक उदाहरण तो आप लोग को पूछा जाएगा, और नहीं भी पूछा तो फिर भी आप लोग दो, ताकि जो चेक करने वाला मास्टर है जैसे उसको पता चले कि हाँ उदाहरण दिया, मतलब बच्चा जो है या फिर जो बच्ची है वो पढ़ने में कहीं ना कहीं किसी हद तक जो कि है ठीक ठाक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए कुटीर, ठीक है, उद्योग वे लघु उद्योग होते हैं। देखिए कुटीर उद्योग जो है वो लघु उद्योग होते हैं, मतलब छोटे उद्योग, ठीक है। लघु मतलब छोटे और दीर्घ मतलब बड़े होते हैं। तो छोटे उद्योग होते हैं जो आमतौर पर घरों में या छोटे स्तर पर चलते हैं और जिनमें कम पूंजी तथा श्रम की आवश्यकता होती है। उदाहरण, ठीक है, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम, अगरबत्ती निर्माण, ये सभी कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग है, ठीक है। उदाहरण आप लोग दे सकते हो। देखिए ये सब सभी के सभी, देखिए ऐसा बात नहीं है कि जितने भी मैंने अभी कहा आपको पता नहीं था, आपको पता था, लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ने का समझना कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो कि उत्तर को अपने आप से बना के लिख सकते हो। उत्तर जो कि आप क्वेश्चन में छिपा रहता है कहीं ना कहीं उत्तर, तो इस प्रकार आप लोग बनाना और आप लोग लिखो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 10वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि बाल श्रम क्या है, इसके कारण क्या है। तो देखिए बाल श्रम वह स्थिति है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर लगाया जाता है, जिससे उनके शिक्षा, ठीक है, जिससे उनके शिक्षा और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि कोई भी जो कि बच्चा वह बाल श्रम क्यों करेगा, तो इसका क्या कारण है। तो इसके निम्नलिखित कारण ऐसे आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप इसके कारण निम्न है ऐसे लिख सकते हो। तो गरीबी और आर्थिक मंदी। देखिए जब भी बच्चा गरीब होगा, अमीर, देखिए कोई भी बच्चा जब अमीर होगा, ठीक है, वो कभी भी काम में नहीं, बात समझ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अमीर है, उसका बाप माँ उसके पास, मतलब चारों तरफ से देखो, एक तो उसका बाप भी धन देगा, माँ भी धन देगी, ठीक है, उसका चारों तरफ से जो कि धन पैसा आ जाएगा, वो ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएगा, ठीक है, ऐसो आराम की ज़िंदगी है। लेकिन जो गरीब बच्चा है उसको बात समझ जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना उसकी मम्मी के पास कोई काम होगा, ना उसके पापा के पास बेरोजगार होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक गतिविधि, आर्थिक तंगी रहती है। और गरीबी सबसे मेन मुद्दा है, गरीबी अच्छे को बर्बाद कर देता है। तो गरीबी जो कि है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और शिक्षा और जागरूकता की कमी। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बड़े बहुत हो जाते हैं, ठीक है, और वो गरीब भी नहीं रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं, लेकिन वो जो कि शिक्षा, मतलब शिक्षा अच्छी ढंग से नहीं ले पाते हैं, और वे जागरूक नहीं होते हैं, मतलब समाज को अच्छे से वो पढ़ नहीं पाते हैं। कैसे पढ़ नहीं पाते हैं कि जब आप शिक्षित होगे तभी आप समाज को अच्छे से पढ़ पाओगे, लेकिन आप अशिक्षित हो तो आप में जागरूकता कम रहेगी, और जागरूकता कम रहेगी तो आप समाज को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि बुक को पढ़ो, बुक को पढ़ने से आपको जो कि है पुराने जो कि है दिन याद आएंगे, पुराने दिन को आप लोग जानोगे, तभी आप लोग नई जो कि आधुनिक युग को पहचान सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए परिवार की ज़रूरतें। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि परिवार की ज़रूरतें भी पूरी करने के लिए बाल श्रम पे जो कि बच्चों को जो कि भेज दिया जाता है। जो है आप लोग का हो जाएगा नेक्स्ट में बाल श्रम विरोधी कानून का सही क्रियान्वयन ना होना, ठीक है। कानून तो बनाया गया पर कानून उतना भी क्या बोलते हैं उसको लागू नहीं होता है। किसी किसी जगह पे तो ऐसा देखा जाता है कि पुलिस सामने से गुजर रही है और यहाँ पे बाल श्रम हो रहा है, पर ये जाके भी कुछ नहीं कर सकते, पर क्या करेंगे, कानून का ही जो कि उल्लंघन हो रहा है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए रामचरितमानस की रचना किसने और किस भाषा में की थी, ठीक है। रामचरितमानस के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल था, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और यह अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका उत्तर जो कि हो जाएगा 2 या 3 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे देखिए कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो देखिए कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल, ठीक है, कादरी जिलानी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, ठीक है। सुसु क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। सुसु गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की एक प्रजाति है जिसे गंगा डॉल्फिन, ठीक है, भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार का इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर का है, अमेज़न बेसिन कहाँ है। अमेज़न बेसिन में घने वनों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अमेज़न बेसिन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमेज़न बेसिन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह अमेज़न नदी तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले घनों वर्षा वन को सिल्वस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्वस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर, अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है ये आपके जो कि है जो एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट होगा उसमें जो कि आप लोग का ये जो कि है छप चुका है, ठीक है। क्वेश्चन जो कि छप चुका है उसी को मैं उठा के लाया हूँ, मान के चलिए।
और ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसका आंसर जो क्या है लंबा रहने वाला। देखिए गोपुरम क्या है, ठीक है, वी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर यहाँ पे है गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बना एक विशाल और अलंकृत द्वार है, ठीक है, क्या है, अलंकृत द्वार है। यह विशेष रूप से द्रविड़ शैली के मंदिरों की पहचान होती है। गोपुरम आमतौर पर बहुमंजिला संरचना होती है जिसे विभिन्न देवी देवताओं, पौराणिक पत्रों और धार्मिक प्रतीकों की मूर्तियों से सजाया जाता है, ठीक है, सजाया जाता है। इतना लिख सकते हो, बाकी ये सब भी आप लोग जो कि यहाँ पे देख लो एक बार, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा थोड़ा अधिक लिखना है। गोपुरम की विशेषताएं, गोपुरम की मुख्य विशेषताएं, तो देखिए ऊंचे और भव्य आकार, यह मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है और दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है, कौन, तो गोपुरम। उसके बाद देखिए कलात्मक सजावट, इसमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, नक्काशी और रंगीन चित्र होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए दक्षिण भारतीय मंदिरों की पहचान, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में स्थित मंदिरों में इसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि आप लोग का जो कि है इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम देखिए, अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यह ना केवल धार्मिक प्रवेश द्वार होते हैं बल्कि श्रद्धाओं के लिए आध्यात्मिक महत्व भी रखे जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एसएसटी के प्रश्न देख लिए। तो अब आप लोग को जो कि वीडियो जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के आना जो कि शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो कि आप लोग इस जो कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो जो नए हो, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में मिलते रहेंगे, ठीक है। और अभी तो यार आप लोग का जो कि एग्जाम 17 तारीख से, ठीक है, 17 तारीख से, और आप लोग का जो कि है आज 12 तारीख है, ठीक है, माफ कीजिए 11 तारीख है, 11 या 12 तारीख होगा, अभी 5-6 दिन बाकी है। तो आप लोग हड़बड़ा मत, जैसे ही जो कि है आप लोग का एग्जाम शुरू होगा उससे 1-2 दिन पहले, ठीक है, 1-2 दिन पहले और 2 दिन पहले मैं आपको जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दे दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि है उसी को जो कि हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग एडिटिंग पूरा हो जाएगा आप लोग को जो कि है और जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की वीडियो जो कि है देखने को मिलेंगे। वो 7 क्लास को, 6, 5 और 4 सभी के सभी क्लास को जो कि मिलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।